आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी यात्रा का सद्भाव यात्रा का जो 5 अक्टूबर दनौदा कला नरवाना से शुरू हुई थी, आज हम 13वें हल्के में प्रवेश कर गए हैं। आज हाँसी शहर का यात्रा जो थी हाँसी शहर के थ्रू होती हुई गई थी, उसके जो मेन बाज़ार हैं वहाँ से, और उसके बाद अब यात्रा जो 3 ढाणियाँ हैं हाँसी के साथ वहाँ जाएगी, और कल फिर हाँसी के कुछ ग्रामीण इलाके हैं यात्राओं से होकर, और हमारे प्रथम चरण का आखिरी जो हल्का है भवानी खेड़ा, वहाँ यात्रा परसों जाएगी और 6 तारीख की शाम तक पहला फेज़ जो है 14 हल्कों का सद्भाव यात्रा का, उसका समापन हो जाएगा। थोड़ा आगे की भी बता दूं, 6 तारीख को समाप्त होने के बाद दूसरा चरण जो है वो 11 नवंबर से नांगल चौधरी से शुरू होगा, और इसमें मुख्यतः अटेली को छोड़ के, अटेली एक दूसरे चरण में डाली गई है, अटेली को छोड़ के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्र जो हैं यात्रा उनसे जाएगी, और उसके बाद फिर आपका कलानौर, महम, गोहाना, बड़ौदा और इसराना पे जाके समापन होगा। 13 हल्के उसमें दूसरे चरण में। अभी तक हम करीब शायद 400 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय कर चुके हैं, और अनेकों गांवों से, कस्बों से, शहरों से होकर यात्रा निकल चुकी है, और हर जगह हमें लोगों की तरफ से बड़ा स्नेह प्यार मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, और यही कारण है कि यात्रा हमारे लिए इस नाते देखें तो आसान भी हो गई है, क्योंकि जब लोग आपके साथ चलें तो थकान उस तरह से नहीं होती जैसे अकेले आदमी को हो। और उसके साथ साथ मेरे साथ जो सभी सहयोगी यात्री हैं, उनमें से बहुत तो ऐसे हैं जो निरंतर 5 अक्टूबर से पूरी यात्रा में साथ रहे हैं, और शायद आने वाले कई महीनों में भी वो साथ ही रहेंगे। इस यात्रा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रदेश में सद्भावना बनी रहे, सद्भाव का वातावरण रहे, सामाजिक एकता बनी रहे, उसमें जो तनाव डालने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोकने में यदि हमारी भूमिका हो सके, ये हमारा ध्येय है। और इसके साथ साथ ये भी हमारा प्रयास है कि इस पूरी कवायद में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ज़मीनी स्तर पे लोगों के साथ जो एक रिश्ता है उसको और मजबूती मिले, क्योंकि ये जो लड़ाई है हमारा आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए, थोड़ा विरोधाभास लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ सौहार्द भी और लड़ाई भी एक ही सेंटेंस में, लेकिन मुकाबला कह लीजिए, जो मुकाबला है उसमें बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो फ़िरका परस्त चीज़ें जो राजनीतिक कारणों से की जाती हैं, उसको यदि शुरुआती तौर पे ही उसका मुकाबला ना किया जाए तो बात कई बार हाथ से निकल जाती है। बहुत से साथी ये पूछते हैं कि जी इस समय यात्रा की क्या आवश्यकता थी, ये तो इस तरह की चीज़ तो 5वें साल में नॉर्मली करी जाती है जब इलेक्शन सर पे हो, लेकिन ख़ास तौर पर यात्रा शुरू करने के बाद से हमें इस चीज़ का और ज़्यादा एहसास हुआ कि इस यात्रा की आवश्यकता अभी थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ को यदि आप शुरू में ही नहीं रोकेंगे तो वो लोगों के दिल और दिमाग में घर करना शुरू कर जाती है, और उसके बाद उसको फिर पोंछना या मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीधा एक इमोशनल लेवल पे व्यक्ति को हिट करती हैं। तो यदि कोई इसको ये सोचे कि इलेक्शन से 2 महीने 3 महीने पहले जाकर ही इसको संभाल लिया जाएगा, तो फिर ऐसा आम तौर पे संभव नहीं हो पाता। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन चीज़ों को शुरुआती तौर पे पकड़ना ज़रूरी इसलिए भी है, उदाहरण के तौर पे मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे 2013 के, अब 12 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो समाज के अंदर खाई पैदा हो गई थी वो आज तक भरी नहीं गई है पूरी तरीके से, और जो एक तनाव की स्थिति पैदा हुई पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में, वो आज के दिन भी वहीं की वहीं खड़ी है।
तो हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भी समाज में कुछ इस तरह का बिखराव हो, इस तरह की कटुता आ जाए जिससे समय में बाद में पार पाना मुश्किल हो जाए। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस यात्रा के माध्यम से। धन्यवाद। ब्रिजेंद्र जी, आप पीछे भाजपा से ही सांसद रहे हैं जी। और भाजपा ने क्षेत्र में बिल्कुल अनजान व्यक्ति को टिकट देकर अपना एमपी बनवाया और एकदम आप छोड़ के कांग्रेस में आ गए। तो कुछ कांग्रेस में आने के बाद आप ये भी कह रहे हैं कि भाजपा से मुझे कोई नाराजगी भी नहीं है। ये बातें नहीं, बात में पहली चीज़ तो ये कि मैं छोटूराम का वंशज हूँ, बीरेंद्र सिंह का लड़का हूँ। आईएएस की नौकरी में मैं हरियाणा स्टेट में था, तो मैं अनजान कैसे हो गया ये मेरे को नहीं समझ में आया। आपका राजनीति में राजनीति वही बता रहा हूँ, मेरा पूरे परिवार ही राजनीतिक है, तो मेरा अनजान कहाँ से हो गया। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक अहमियत एहसान करके नहीं देती, उसी को देती है जिसको वो मानते हैं कि इनके पल्ले कुछ है। मुफ्त में या खैरात में राजनीति में कोई पद नहीं बंटते। मैंने जो कहा कि मेरे को निजी तौर पे बीजेपी के किसी नेता से शिकायत नहीं थी, लेकिन बीजेपी और जो उनकी विचारधारा है और जो उनके काम करने का जो एक तरीका था, वो जब मैं रहा वहाँ 4-4.5 साल, तो वहाँ मुझे वो चीज़ जचनी बंद हो गई। 4.5 साल से ज़्यादा वो चीज़ मेरे को काफ़ी शुरू में ही जचनी बंद हो गई थी। वो ठीक है, फैसला लेते लेते समय तो लगता है, लेकिन जब मैंने फाइनली पार्टी छोड़ी है, उससे करीब 1 साल पहले से मैं अपना मन भी बना चुका था और कांग्रेस के संपर्क में भी आ चुका था। लेकिन आपसे पहले आपके पिताजी भी रहे, मंत्री रहे बीजेपी में रहते हुए। जी। उन्होंने कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, मेरे पिताजी मंत्री बताया क्या, मैं मतलब भाजपा के बारे में? मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे को कोई बताए ये ज़रूरी नहीं है, इतनी समझ में रखता हूँ। उस समय जब मुझे ऑफ़र दी गई थी चुनाव लड़ने की, वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ले ली थी कि कांग्रेस में उस समय रास्ते बंद थे। और जब मैं कांग्रेस में आया हूँ 2024 मार्च में, तब मैं इन चीज़ों को छोड़ के आया था कि रास्ता है नहीं है, क्योंकि अब एक राजनीति का रास्ता अपना ही लिया था, तो मुझे ये लगता था कि मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ मुझे होना चाहिए, क्योंकि अगले 20-25 साल भी यदि इसी फील्ड में रहना है, यदि क्या यहीं रहना है, तो आदमी को ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे वो सहज हो। वैसे राजनीति में ये अच्छी बात है, आज नेताओं में एग्रेसिवनेस और आपसी कटुता बढ़ती जा रही है। उस नाते से आपका जो स्वभाव है वो सद्भाव का तो लगता ही है। तो कैसा फील कर रहे हैं कांग्रेस में आके, अंदरूनी सद्भाव? संपत सिंह जी अभी चले गए हैं छोड़ के। आप ये देख लीजिए कि क्या बीजेपी में कोई व्यक्ति इस तरह से यात्रा निकाल सकता है? नहीं, निकली तो है यात्राएं, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने भी निकाली। वो पार्टी के हेड थे। ये हम कह सकते हैं, इतनी जवानी में कोई यात्रा पे नहीं, जवानी की बात नहीं है। आप निकल गए। बीजेपी में यात्रा तो छोड़िए कि बोलने की हैसियत में भी नहीं है पार्टी से इतर होके। तो यहाँ पे इतनी स्वच्छंदता, इतनी आज़ादी है कि व्यक्ति यदि पार्टी के लिए कुछ करना चाहता है तो उसकी बाँह पकड़ के उसको खींचा नहीं जाता कि नहीं तुम बैठ जाओ, तुम नहीं करोगे। यही अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी आपकी सद्भाव यात्रा के चलते ही इतने वरिष्ठ नेता संपत सिंह जी छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने बहुत बड़ी एक चिट्ठी निकाली है और बड़ी सिलसिलेवार उसमें बातें भी लिखी हैं, किन किन नेताओं को साइड में किया गया है। देखिए, मेरा ना वैसे क्योंकि मैं नया हूँ तो संपत सिंह जी जैसे सीनियर व्यक्ति के बारे में बोलना उचित तो नहीं है, लेकिन मुझसे जब पीछे भी पूछा गया था कि संपत जी ने कुछ बयान दिए थे, तो प्रोफेसर साहब के जो बयान थे, मैंने तब भी ये कहा था ये बयान अगर 25 सितंबर की रैली में जाने से पहले दिए होते तो इसका मायने कुछ होता। 25 सितंबर की रैली में जाने के बाद उन्होंने एक स्पष्ट हिंट दे दिया था कि उनका रास्ता जुदा हो चुका है। वो ठीक है, वो लिखत में अब आ गया और इस्तीफा दिया है, तो उनको शुभकामनाएं हैं, और क्या कहूँ इससे ज़्यादा। उन आरोपों पे कुछ होने वाला है जो उन्होंने लगाए हैं? नहीं, उनके आरोप की अहमियत इसलिए नहीं है लंबी चौड़ी क्योंकि वो कांग्रेस ही नहीं रहे हैं कभी भी।
वो तो वहीं गए हैं जहाँ से आए थे, पूरी ज़िंदगी वहीं निकाली है। 6 बार जो एमएलए बने हैं वो उसी पार्टी से बने हैं। तो कांग्रेस बीजेपी में तो संभावनाएं ढूंढ रहे थे, वो मिली नहीं, तो अब फाइनली उनको लगा कि वापस वहीं जाएं पुराने घर में, तो चले गए। आपके जो लोकल नेता है विधानसभा में, आजकल वो अपने मुद्दे, लोकल मुद्दे नहीं उठा रहे, क्या बात है, एक्टिव नहीं दिख रहा, इलेक्शन के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा क्यों सर? देखो जी, मैं तो पूरा एक्टिव हो गया और पूरे प्रदेश की यात्रा निकाल रहा हूँ, और ये आपकी बात से मैं यहाँ तक सहमत ज़रूर हूँ कि इस यात्रा निकालने के पीछे एक कारण ये भी था कि ये आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कि विपक्ष ने पूरा मैदान खाली छोड़ रखा है। ठीक है, इलेक्शन 2024 का जो था अक्टूबर का, बड़े अचंभित करने वाले नतीजे थे, वो किसी के गले से नहीं उतर रहे थे, लेकिन अब इसका ये मतलब भी तो नहीं कि आदमी कोप भवन में बैठा रहे हमेशा के लिए। तो और लोगों में चर्चा बन चुकी थी कि अब ये कांग्रेसी बाहर भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो आप जो कह रहे हैं, हम तो उसी हिसाब से इस यात्रा को लेकर निकले थे। सर लोकल की बात कर रहा हूँ, जैसे हिसार राशि पहले एक्टिव रहते थे, अब एक्टिव ही नहीं है। अब इलेक्शन के टाइम में बहुत दिख जाएंगे। नहीं, अब थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, संगठन बन गया है, पार्टी के कार्यक्रम भी होना शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे धरने प्रदर्शन भी होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब अभी स्ट्रक्चर में थोड़ी कमियां हैं, जिला अध्यक्ष तो बन गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी कार्यकारिणी जो है और स्तरों पे जो पदाधिकारी भी बनने हैं वो नहीं बने हैं, बन जाएंगे जल्दी। लेकिन पार्टी में अब सक्रियता स्वाभाविक है, अपने आप आ जाएगी, उसमें तेजी भी आ जाएगी। हिसार के मौजूदा सांसद ने आप पर आरोप लगाया है कि आपकी यात्रा में इर्द गिर्द बीजेपी के लोग चल रहे हैं। कौन सा है बीजेपी का? उनसे पूछा है कभी वो किस किस पार्टी में रह लिए? वो तो उनके आरोप है ना, हम तो उनका पूछ रहे हैं। उनसे मुलाकात होगी तो जरूर पूछेंगे। तो पूछ लेना उनसे। चरखी दादरी से भी कुछ किसान संगठनों ने जो है दावा किया कि जब आप चरखी दादरी में जाओगे तो वो यात्रा का विरोध करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरे प्रदेश के स्तर पे पहचाना जाने लग रहा है। लेकिन दादरी से ना मैं कभी एमपी रहा, ना मैं एमएलए रहा, अगर वहाँ के संगठन भी हमारी यात्रा का संज्ञान ले रहे हैं, कामयाबी इसी में। उनसे किस तरह संभालोगे जब आप मैं जाओगे? क्यों संभालूंगा? वो विरोध करने आएंगे आपका? करेंगे। यात्रा गो बैक के नारे लगा रहे आपसे बिल्कुल पहले। लगाएं, बड़ी अच्छी बात है। स्वागत करोगे आप उन नारों का? बिल्कुल करेंगे। यदि कोई ऐसा संगठन जो सद्भाव को बोले कि सद्भाव वापस जाओ, तो भगवान भली करे उनकी। सर, अब आपकी पार्टी को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? पार्टी को क्या, मैं तो प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो समाज के अंदर राजनीतिक उल्लू साधने के लिए जहर फैलाने का जो एक प्रयास हो रहा है लंबे समय से, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। आपका राजनीतिक मत कोई भी हो सकता है, आपकी विचारधारा कोई भी हो सकती है। आप अपना राजनीतिक विवेक का इस्तेमाल करके जो भी आपको पसंद नापसंद है उस हिसाब से आप अपना राजनीतिक मत बना सकते हैं। लेकिन यदि वो मत या वो आपके समाज को तोड़ने की शक्ल में आपके सामने परोसा जा रहा है, कृपया करके उससे सावधान रहें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार बिखर जाएं या टूट जाएं तो इनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, करीब करीब असंभव हो जाता है। सर सद्भाव यात्रा निकाल रहे, इसका उद्देश्य क्या था सर? आप क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं? यार रिकॉर्डिंग कर रखी, 5 मिनट पहले सारी देख लो, वही तो बोला है। यात्रा की शुरुआत में जब आप हाँसी आए थे तो एक सवाल मैंने पूछा था कि केंद्र से कौन सा नेता इस यात्रा में शामिल होगा, तब आपने कहा था कि बहुत जल्दी पूछो। सारे आएंगे। कब तक आ जाएंगे? 7 महीने की यात्रा है, सब्र रखो। पहला फेज तो खत्म होने को आ गया, तो 6 फेज रह रहे हैं अभी। कोई अभी पर्टिकुलर नाम बिहार का बताना? इलेक्शन चल रहा है, कौन है दिल्ली में इस टाइम? कांग्रेस में भी 2 ग्रुप बने हुए हैं जी, एक शैलजा ग्रुप, एक हुड्डा ग्रुप, इसको कब एक करोगे? कांग्रेस पार्टी है मेरे लिए, मैं किसी गुट में नहीं हूँ और मैं यही कहता हूँ। और ये गुट वगैरह भी जो हैं, ये तब तक की कहानी थी जब तक कोई पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो आपका दफ्तर नहीं होता, जब दफ्तर नहीं होता तो कार्यकर्ता या नेता जाएगा कहाँ? वो किसी बड़े नेता के घर ही जाएगा, और जो जहाँ जितनी बार ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा वो गुट की शक्ल लेनी शुरू कर देगा। अब ये दफ्तर वगैरह
खुलने शुरू हो चुके हैं, ज़्यादातर जगह खुल भी गए हैं, और पार्टी का एक सुचारू रूप से संचालन जब ज़मीनी स्तर पे होना शुरू हो जाता है तो पार्टी के लिए जो एक निष्ठा है वो अपने आप भारी पड़ जाती है किसी की निजी पसंद नापसंद के ऊपर। उचाना विधानसभा केस जो कोर्ट में चल रहा है उसमें क्या कुछ अपडेट है? अपडेट तो उसमें यही है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जनवरी के महीने की तारीख दी है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है उनकी एक दरखास्त थी जो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, तो उस विरोध में वो उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, तो जनवरी में तारीख है उसकी। एक सवाल ब्रजेंद्र जी, आप आईएएस रहते हुए मुझे ध्यान है कि अच्छी पोस्टिंग पे रहे हैं, लगभग जितना समय आप नौकरी में रहे, मुझे याद है शायद जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे तो आप एडीसी सिरसा होते थे। तो अब आपको उस आईएएस वाली नौकरी, सच बताना बिल्कुल, और ये राजनीति में क्या ठीक था? वो ठीक था या ये ठीक है? सेवा तो आप वहाँ भी कर रहे थे अच्छी तरीके से, नाम था आपका ब्यूरोक्रेसी में। नहीं, ठीक तो दोनों है, दोनों का पर्पस जो है वो पब्लिक सर्विस है। वहाँ आपका परमानेंट दर्जा है, लेकिन आप सिर्फ एक बड़ी मशीन का एक छोटा हिस्सा हैं। राजनीति में यदि आपको मौका मिले तो आपके पास उस मशीन को चलाने की हैसियत हो जाती है आपकी। दोनों में ये सबसे बड़ा फ़र्क है। नहीं तो आईसीएस तो पहले भी था, अंग्रेज़ आईसीएस से देश चला ही रहे थे। ये राजनीतिक व्यवस्था ही है जो 1947 के बाद आई है, जहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अब बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको सबको इकट्ठा करके चलाने की क्षमता उसमें है। तो जो आयाम है वो राजनीति का कहीं ज़्यादा बड़ा है सिविल सर्विसेज से। सिविल सर्विस तो आप जिस महकमे में हो वहाँ तक आप सीमित हैं, और उसमें भी अल्टीमेटली तो जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है, जो गवर्नमेंट है उस दिन की, वो क्या चाहती है उस हिसाब से काम करना पड़ता है, अगर वो संवैधानिक है तो। आपकी सद्भाव यात्रा के बाद कांग्रेस में आपको भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। मैं तो यार प्रदेश में भाईचारे के लिए यात्रा कर रहा हूँ। दावेदारी ना दावेदारी, अभी तो कोई टाइम ही नहीं है किसी चीज़ का। अभी तो ना एमएलए का इलेक्शन ना एमपी का इलेक्शन, दावेदारियाँ है ही नहीं अभी तो कुछ भी। दावेदारी तो जता दी आपने किस चीज़ की? सद्भाव यात्रा करके। तो वो तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कोई तो करेगा। मन है, अब जब कोई करने को, क्या चीज़? सीएम बनने का। आप लोग सीएम से फिक्सेटेड क्यों हो? एमएलए की तो आजकल बताते हैं पूछ ही नहीं है। सीएम से वीरेंद्र सिंह कई बार कह चुके हैं, बोले एमएलए तो कुछ होता ही नहीं। पता नहीं उन्होंने ऐसा कब कह दिया, के मुंह से सुना बार बार। मैं मुझे आज तक ध्यान नहीं कि चौधरी साहब ने ऐसी कभी कोई बात कही हो। आप एमएलए नहीं बनोगे तो आगे की चीज़ें कहाँ से होंगी? तो सीएम तो एमएलए बनने के बाद ही तो वो ठीक है, जब वो पहला स्टेज पार नहीं होती तो अगली की बात ही क्यों करना, बेमानी है वो। चलो।